हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल AKIT सॉल्यूशन में। तो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हम लेके आ गए हैं आपका M2R5 का महा मैराथन वाइबा का। तो इससे पहले मैंने आपको M1R5 का वाइबा का क्वेश्चंस दिया हुआ था। उस वाइबा के क्वेश्चंस को आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, बहुत सारा बच्चे ने यहाँ पे कमेंट्स भी किया था और साथ ही साथ बहुत सारे लोगों ने उसको देखा भी था। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पे M2R5 को लेकर के आ गए हैं। तो आज हम जानेंगे M2R5 के क्वेश्चंस में कैसे आपके वाइबा में क्वेश्चंस रखे जाते हैं या कैसे कैसे क्वेश्चंस एग्जामिनर्स के द्वारा पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले यहाँ पे हम शुरू कर लेते हैं आपका अपना ये क्वेश्चन सीरीज। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चंस को शुरू करने से पहले बता दें कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो जो आपकी आ रही हो स्पेशली आपका M2R5 के लिए आ रही है। तो इससे पहले जो मैंने आपका M1R5 बना दिया था वह आपके M1R5 पेपर के लिए था, जो आपका 6 तारीख को पेपर होने वाला है। और ये जो 6 तारीख को पेपर होने वाला है उसकी ये वीडियो थी। और बहुत से बच्चों का जो एग्जाम है वो आपका 11 को भी होने वाला है, 11 को भी M1 का ही पेपर है। तो ऐसे बच्चों के लिए भी ये वीडियो जो हमारी थी पिछली, वो इन्फॉर्मेशन वाली इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। जो आप लोगों ने इसको देखा है उस वीडियो को अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, जिससे वह लोग भी क्या कर सकें, उस वाइबा से रिलेटेड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकें, उसको देख सकें। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे, जैसा कि मैंने यहाँ पे जो ऊपर के 4-5 क्वेश्चंस रखे हुए हैं वो मैंने बेसिक रखे हैं। वो आपका जब भी कोई पेपर आपका होगा, जिस भी पेपर में आप पेपर देने जाओगे वाइबा, उसमें आपको ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले आपका नाम क्या हो सकता है, इसके बाद यहाँ पे आप कौन पेपर देने आए हैं M2 वगैरह का, या उसका पूरा नाम आपसे पूछा जा सकता है। साथ ही साथ क्वेश्चन ये भी आपका बन सकता है कि थ्योरी में आपने कितना नंबर किया हुआ है और आपके थ्योरी वाले पेपर में वेटेज कितना है। इसके बाद आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि O लेवल में कितने पेपर होते हैं और सभी पेपर्स के नाम बताइए। ठीक है। तो नेक्स्ट अगर आप देखें, यहाँ पे अगला जो टास्क मैंने रखा हुआ है वो HTML का पूरा नाम और इसका यूज क्या होता है। तो सभी को पता होगा कि HTML का जो पूरा नाम होता है वो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है और इसका जो काम होता है वेब डिजाइन के लिए होता है। जो वेब डिजाइन हमारी होती है, जो बेसिक चीजें हम लोगों को एक तरह से लेआउट वगैरह कह सकते हैं, बेसिक तैयार करना जो होता है वो हमारा HTML से ही होता है। आगे है हिस्ट्री ऑफ HTML, यानी हिस्ट्री की क्या होती है HTML की, कि इसको कब बनाया गया था, किसने बनाया था, इसके बारे में आप लोग एक बार देख लीजिएगा। अगला है आपका कि टैग क्या होता है और टैग कितने प्रकार के होते हैं। तो जो अगर आपने देखा होगा कि टैग जो होते हैं वो आप एंगल ब्रैकेट के अंदर ही लिखते हैं। ठीक है। और इस टैग को अगर आप बात करें कितने टाइप्स के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक ऐसे टैग होते हैं जो इम्पटी होते हैं और एक ऐसे टैग होते हैं जो क्या होते हैं, कंटेनर होते हैं। नेक्स्ट अगर आप अगले क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे कहा गया कि HTML एलिमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है। तो HTML एलिमेंट का मतलब क्या है, अगर आप टैग की बात करें तो ये आपने सिंपल लिख दिया टैग। अगर आप यहाँ पे HTML एलिमेंट की बात करें तो आप जो है इस टैग के अंदर कोई भी कंटेंट लिख करके टैग को अगर आप बंद कर देते हैं तो ये पूरा का पूरा जो सेंटेंस होता है वो आपका क्या कहलाता है, एलिमेंट कहलाता है। नेक्स्ट आप अगला क्वेश्चन अगर देखें तो यहाँ पे बताया गया कि HTML एलिमेंट और HTML टैग में अंतर क्या होता है। तो टैग आपका सिंपल ऐसे ही रहता है, एक ही रहता है, जबकि आपका HTML पूरा का पूरा यहाँ से एक टैग के अंदर जो कंटेंट्स आते हैं वो भी रहते हैं। नेक्स्ट अगर आप आगे देखें तो यहाँ पे मैंने अगला जो क्वेश्चन रखा हुआ है HTML लिस्ट के बारे में रखा हुआ है। यानी HTML लिस्ट कितने टाइप्स की होती है। सभी को पता है कि HTML में जो लिस्ट होती है वो आपका एक बुलेट लिस्ट होती है जिसको आप UL से डिनोट करते हैं, एक आपका ऑर्डर लिस्ट होती है जिसको आप OL से डिनोट करते हैं, एक और तीसरी भी लिस्ट होती है जिसको हम लोग डेफिनेशन लिस्ट कहते हैं। ठीक है, जिसको आप DL से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट अगर आप अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे रखा गया है कि न्यू विंडो या टैब ओपन करने के लिए किस टारगेट का उपयोग किया था। अर्थात हम लोग ए हरीफ में क्या करते हैं, एक टारगेट लगाते हैं। तो वो जो टारगेट होता है वो कौन सा होता है, तो नई विंडो या नए टैग में ओपन करने के लिए ब्लैंक का यूज किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आप अगला क्वेश्चन अगर आप देखें तो इसमें आपको दिया गया कि HTML में हेड टैग और बॉडी टैग में क्या होता है। तो HTML में हेड टैग और बॉडी टैग क्या होते हैं। तो हेड टैग आपको पता होगा कि जो आपका HTML होता है सबसे पहले ऊपर HTML लगता है, फिर आपका हेड लगता है, तब आपका टाइटल वगैरह, नीचे बॉडी लगता है। तो हेड जो होता है आपका, हेड के अंदर आपके जो स्टाइल्स होती हैं या मीटर टैग वगैरह जो भी होते हैं वो आपको इसी में लगाने पड़ते हैं। ठीक है।
तो नेक्स्ट अगर आप बात करें यहाँ पे बॉडी टैग, तो बॉडी टैग जो होता है वो सबसे बड़ा कंटेनर टैग होता है जिसके अंदर आप सारी टैग वगैरह को लिखते हैं। नेक्स्ट आगे अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने रखा हुआ, क्या किसी HTML में मल्टीपल हेड या मल्टीपल बॉडी लगा सकते हैं? तो नहीं, ऐसा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप एक ही टैग एक ही बार उसको लगा सकते हैं। नेक्स्ट आप अगला क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे मैंने रखा है कि 5 फॉर्मेटिंग टैग के नाम बताएं। तो फॉर्मेटिंग टैग के मतलब क्या हो, जैसे आपने पढ़ा होगा कि बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, है ना, स्ट्रिक थ्रो, BR, या फिर सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, मार्क, ऐसे जो टैग होते हैं आपके क्या कहलाते हैं? फॉर्मेटिंग टैग कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने रखा हुआ कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। तो एट्रीब्यूट्स जो होता है एक तरह से किसी भी टैग को स्पेशल बना देता है, अर्थात उसमें कुछ और विशेषताएं ला देता है। जैसे अगर आप बात करें फॉन्ट की, तो फॉन्ट एक प्रकार का टैग हो गया, ठीक है। अब इस फॉन्ट टैग में अगर आप फॉन्ट की साइज बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसी में साइज लगा देते हैं, या फिर आप इसको कलर करना चाहते हैं तो कलर कर देते हैं। तो ये जो आप यूज करते हैं फॉन्ट के बाद या कोई भी टैग होता है, उस टैग के बाद जो चीजें यूज की जाती है उसको एट्रीब्यूट्स कहते हैं। नेक्स्ट आप अगला क्वेश्चन अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने रखा है कि ए लिंक वी लिंक का उपयोग क्या होता है और इसे कहाँ लगाया जाता है। तो ए लिंक का मतलब होता है एक्टिव लिंक और वी लिंक का मतलब होता है विजिटेड लिंक। अगर कहीं पे आपने किसी लिंक पर क्लिक करते हैं तो उस लिंक का कलर कैसा होना चाहिए, या फिर अगर आप उस लिंक पर क्लिक करके उस साइट पे विजिट कर लिए हैं तो विजिट करने के बाद उसका कलर कैसा होना चाहिए, ये आप डिफाइन कर सकते हैं वी लिंक और ए लिंक के माध्यम से। और इसे लगाया कहां जाता है, तो इसको लगाया जाता है बॉडी टैग के अंदर। नेक्स्ट अगर आप अगला क्वेश्चन देखें तो यहां पे मैंने रखा है कि इनलाइन एलिमेंट और ब्लॉक एलिमेंट में क्या होता है। तो इनलाइन जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक लाइन वाले होते हैं, अर्थात अगर आप कहें कि इनलाइन अगर आप यूज करते हैं तो उसके बाद आप कोई ना कोई टैग यूज करके यहाँ पे कुछ डिस्प्ले करा सकते हैं। लेकिन ब्लॉक लेवल जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक तरह से कंटेनर एलिमेंट होते हैं। अगर आप ब्लॉक लेवल लगाते हैं तो ये ब्लॉक जो लेवल एलिमेंट्स होते हैं उन एलिमेंट्स को क्या कर सकते हैं आप, जो है यहाँ पे इसके नीचे अर्थात वो जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है पूरे के पूरे लाइन या पूरे के पूरे पैराग्राफ को क्या करते हैं, कंटेन कर लेते हैं। नेक्स्ट अगर आप अगला क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा बेसिक रखा हुआ कि सबसे छोटी हेडिंग जो होती है कौन सी होती है। तो सबसे छोटी हेडिंग सभी को पता होगा कि ये कौन सी होती है, यस 6 होगी। नेक्स्ट आप अगले क्वेश्चन को अगर आप देखें तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि HR टैग के कौन कौन से एट्रीब्यूट यूज किए जाते हैं। तो HR टैग में कई सारे एट्रीब्यूट होते हैं, जैसे आपका HR का साइज हो गया, आपका HR का कलर हो गया, आपका HR का विड्थ हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अलग अलग यूज कर लेते हैं। अगला मैंने क्वेश्चन रखा है कि इंस और डिल टैग क्या होते हैं। तो यहाँ पे इंस मतलब होता है इंसर्ट टैग और डेल का मतलब होता है डिलीट टैग, ठीक है। अगर किसी वर्ड्स को अगर आपको इंसर्ट करना है तो इंस लगाते हैं, अगर किसी को डिलीट करना है तो डेल लगाते हैं। अगला यहाँ पे दिया गया है कि मार्क टैग का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो स्टूडेंट्स आपको बता दें कि मार्क जो टैग होता है वो स्पेशली हाईलाइट के लिए किया जाता है और इसका जो डिफॉल्ट हाईलाइट का कलर होता है वो आपका होता है येलो। नेक्स्ट अगर आप अगले क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन रखा गया है कि किस टैग की मदद से राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है। जैसे अगर हम लोग लिखते हैं तो लेफ्ट साइड से लिखते हुए राइट की तरफ जाते हैं, तो इसमें से एक ऐसा टैग होता है जो आपकी इंफॉर्मेशन अगर आपने मान लीजिए लिखा हुआ लेफ्ट टू राइट, इसको राइट टू लेफ्ट ऐसे कर देता है। तो ये आपका होता है कौन सा टैग, तो इसको बोलते हैं वीडियो टैग, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप अगले क्वेश्चंस को देखें तो इसमें अगला जो मैंने रखा हुआ है बोल्ड और स्ट्रॉन्ग टैग में क्या अंतर होता है। तो ये एक बार आप देख लीजिएगा, बोल्ड के लिए आप बी यूज करते हैं और स्ट्रॉन्ग के लिए तो आप स्ट्रॉन्ग यूज ही करते हैं, बट दोनों में अंतर क्या होते हैं। तो ये जो टैग होता है आपका वो ब्राउजर को ज्यादा सपोर्ट करते हैं, ज्यादातर होते हैं, ये आपका सिंपल टैग होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप अगला क्वेश्चन देखें तो इसमें अगला जो क्वेश्चन मैंने रखा इटैलिक और इम्फेसिस में क्या अंतर होता है, उसी तरीके से है। इटैलिक के लिए आप आई यूज करते हैं, इम्फेसिस के लिए आप ईएम यूज करते हैं। तो ईएम जो होता है वो सर्च इंजन या मीटा इंजन के लिए बहुत जरूरी होता है, वहां पे काम करता है। नेक्स्ट अगर आप आगे देखें अगला जो क्वेश्चन मैंने रखा हुआ है वो है आपका किसी कंटेंट को HTML में हाइड करने के लिए किस टैग का यूज किया जाता है। तो स्टूडेंट्स आपने पढ़ा होगा यहाँ पे डिटेल टैग, ठीक है। डिटेल टैग में क्या होता है कि अगर जो भी हेडिंग वगैरह होती है उस हेडिंग का कंटेंट अगर आप हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसके माध्यम से हाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट आप अगला क्वेश्चन देखिए तो यहाँ पे मैंने रखा है कि डिफॉल्ट फॉन्ट साइज और मैक्सिमम फॉन्ट साइज क्या होती है HTML में। तो HTML में हम लोग जब फॉन्ट लगाते हैं तो उस फॉन्ट में साइज लगाते हैं, तो उस साइज की मैक्सिमम साइज क्या हो सकती है और उसकी जो डिफॉल्ट साइज की होती है क्या होती है। तो 7 और 3 होती है। एक बार इसको भी आप देख लीजिएगा क्या है इसका आंसर। नेक्स्ट आप अगले क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे मैंने रखा हो कि बेस टैग का उपयोग क्या होता है।
तो स्टूडेंट्स ये आपका स्पेशली इमेज से रिलेटेड है कि इमेज में आपका एक होता है बेस टैग। अगर आप बेस टैग यूज कर देते हैं तो जो भी पाथ वगैरह होता है तो डिफॉल्ट पाथ आपका बेस पाथ ही सेलेक्ट लेता है। नेक्स्ट अगर आप अगले क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, किसी इमेज या पेज को लिंक करने के लिए किस टैग का यूज किया जाता है। तो इसके लिए आपको एंकर टैग अर्थात ए का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आगे अगर आप बात करें तो इसमें अगला जो क्वेश्चन मैंने रखा है कि टेबल में फ्रेम एंड रूल्स एट्रीब्यूट का उपयोग किस लिए होता है। ये सारे जो टैग हैं वो मैंने थोड़ा सा एडवांस रखे हैं, जो आप इसके बारे में हो सकता है ना जानते हो या नहीं सुने हो या इसका प्रैक्टिकल भी नहीं किए हैं। ये इसीलिए मैंने रखा है कि आपको थोड़ा सा इन सब चीजों से अवेयर करें। बेसिक चीजें तो सभी लोग बताते हैं और सभी लोग पढ़ाते भी हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि टेबल्स के बारे में। जैसे मान लीजिए टेबल्स होती है, इस तरीके से हम लोग क्या बनाते हैं, टेबल में रो और कॉलम बनाते हैं। तो यहाँ पे जो फ्रेम और रूल्स होता है ये स्पेशली डिजाइन किया जाता है आपका या तो ऐसे हॉरिजेंटल में दिखाने के लिए या फिर आपको ऐसे वर्टिकल में दिखाने के लिए फ्रेम और रूल्स का यूज किया जाता है। नेक्स्ट अगर आप अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है कि टेबल में कॉलम का ग्रुप बनाने के लिए किस टैग का यूज किया जाता है। तो इसमें दो टैग होते हैं, एक होता है आपका कॉल और दूसरा होता है आपका कॉल ग्रुप। ठीक है, तो दोनों टैग के माध्यम से क्या कर सकते हैं, ग्रुप बनाते हैं जिससे उसकी फॉर्मेटिंग वगैरह कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स यहाँ पे अगला क्वेश्चन मैंने रखा हुआ मार्केट टैग से रिलेटेड। मार्केट टैग में टेक्स्ट या इमेज की जो स्पीड होती है उसको कंट्रोल करने के लिए किस एट्रीब्यूट का यूज किया जाता है। अगर आपने मार्की लगाया होगा तो बहुत आराम से मार्की जाता है, तो अगर आप चाहते हैं बहुत तेज जाए या बहुत ही स्लो से जाए तो इसके लिए आप क्या यूज करते हैं। तो इसके लिए हम जो एट्रीब्यूट इसका यूज करते हैं वो करते हैं स्क्रॉल अमाउंट का। ठीक है, स्क्रॉल अमाउंट से स्पीड क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए मैंने यहाँ पे रखा हुआ कि फ्रेम टैग क्या होता है। तो यहाँ पे फ्रेम टैग आपको पता होगा कि यहाँ पे फ्रेम जो होता है उसका काम होता है स्क्रीन को क्या करना, दो पार्ट में डिवाइड करना या तीन पार्ट में डिवाइड करना। जितने भी पार्ट में आप चाहते हैं स्क्रीन यहाँ से क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाती है। तो स्टूडेंट्स अगर अगला क्वेश्चन आप देखें तो यहाँ पे मैंने रखा हुआ कि फॉर्म टैग क्या होता है उसके बारे में बताएं। तो फॉर्म टैग का स्पेशली काम होता है कलेक्ट करना डेटा को, किसी यूजर्स के माध्यम से डेटा को हम क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन अपने पास ले सकते हैं, इसीलिए हम लोग फॉर्म टैग का यूज करते हैं। आगे अगर आप देखें कि 5 HTML टैग के नाम बताएं 5 में, तो 5 HTML 5 टैग के बारे में पूछा गया है। तो अगर आपने पढ़ा होगा आइडियो, वीडियो, एसाइड, आर्टिकल, ठीक है, तो वो सब आप यहाँ से उनको बता सकते हैं अपने एग्जामिनर को। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आता रहता हूँ। नेक्स्ट अगर आप अगला क्वेश्चन देखिए तो यहाँ पे मैंने लिखाया हुआ है कि एक साथ कई लिस्ट को सिलेक्ट करने के लिए किस टैग का यूज किया जाता है। तो ये आपको पता होगा कि आपने अगर बनाया होगा लिस्ट यानी सिलेक्शन का, सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन वगैरह, तो वहां पे आपका होता है ऑप्ट ग्रुप। ठीक है, तो ऑप्ट ग्रुप के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से कई सारी लिस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं सिलेक्शन से। नेक्स्ट अगर आप अगला देखें तो यहाँ पे मैंने रखा हुआ कि फील्ड सेट का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो फील्ड सेट जो होती है, आपने अगर प्रैक्टिकल इसका किया होगा तो आप जानते होंगे जो फ्रेम वगैरह होते हैं, ठीक है, या जो फॉर्म वगैरह होता है उस फॉर्म के चारों तरफ से ऐसे क्या हो जाती है, एक फील्ड आ जाती है, यहाँ से एक तरह से बॉर्डर आ जाता है, उसी के अंदर आपकी इंफॉर्मेशन क्या होती है, शो करती है एक तरह से। अगर अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखें आप तो इसमें अगला जो क्वेश्चन रखा गया है कि HTML फॉर्म में किस फील्ड को अनिवार्य बनाने के लिए किसका एट्रीब्यूट का यूज किया जाता है। ठीक है, किसी फील्ड को अगर हमको अनिवार्य बनाना है अर्थात मैंडेटरी बनाना है तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, रिक्वायर्ड का यूज करते हैं। नेक्स्ट आप अगले क्वेश्चंस को देखें तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन मैंने रखा हुआ है HTML फॉर्म में एक रेडियो ऑप्शन के नेम एट्रीब्यूट को अलग अलग रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपने फॉर्म बनाया हुआ है तो फॉर्म में आपने जेंडर में रखा हुआ होगा, जैसे आपने बनाया होगा रेडियो बटन, तो एक में मेल अगर आप रखते हैं और दूसरे में फीमेल रखते हैं तो ऐसे आप रेडियो बटन बनाते हैं। तो जो रेडियो बटन बनाते हैं तो इसमें जो नेम होता है, वैल्यू होती है एट्रीब्यूट की, तो उसको आप अलग अलग रख सकते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आप अलग अलग नहीं रख सकते हैं, अगर आप अलग अलग रखेंगे तो दोनों का नाम क्या होगा, अलग अलग आएगा, अर्थात ये जो दोनों रेडियो बटन बनी होती हैं वो दोनों सेलेक्ट हो जाएंगी, दोनों पे आप चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक रखेंगे तो दोनों में से कोई एक ही होती है। नेक्स्ट आप अगला क्वेश्चन अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मैंने रखा हुआ डिसेबल और रीड ओनली में क्या अंतर होता है। एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, डिसेबल्ड क्या होती है और रीड ओनली क्या होती है, यहाँ पे दोनों में जरूर अंतर होता है। अगला क्वेश्चन अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने रखा हुआ कि CSS का पूरा नाम क्या होता है। तो कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ये तो सभी को पता होगा। अगला है CSS डिक्लेरेशन कितने प्रकार का होता है। CSS को अगर आप डिक्लेयर करते हैं तो दो पार्ट में होता है, एक होता है उसकी प्रॉपर्टी और दूसरा होता है उसकी वैल्यू।
नेक्स्ट अगर आप देखें तो अगला मैंने कहा है कि सीएसएस में सेलेक्टर कितने होते हैं और किस सिंबल से आइडेंटिफाई करते हैं। तो सीएसएस में कई सारे सेलेक्टर्स होते हैं। जैसे अगर आप यूनिवर्सल सेलेक्टर की बात करें तो यूनिवर्सल के लिए आप स्टार लगाते हैं। आप आईडी सेलेक्टर की बात करें तो आईडी सेलेक्टर के लिए आप जो है हैश लगाते हैं। आप क्लास सेलेक्टर की बात करें तो क्लास के लिए आप जो है एक डॉट लगाते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से अलग अलग सेलेक्टर्स यूज होते हैं। अगला है सीएसएस में बैकग्राउंड प्रॉपर्टी कितनी होती है। तो कई सारी बैकग्राउंड प्रॉपर्टी होती है, 5-7 ठो है, इसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा। अगला सीएसएस में फॉन्ट स्टाइल कितनी होती है। इसमें भी कई प्रकार की फॉन्ट स्टाइल है, जैसे आपका नॉर्मल है, ठीक है, रेगुलर है, ऑब्लिक है, इम्पेसिस करके है, ये सब आपका फॉन्ट स्टाइल है, इसको भी एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। अगला सीएसएस में फॉन्ट वेट में कौन कौन सी वैल्यू प्रदान कर सकते हैं। फॉन्ट वेट मतलब जो बोल्ड वगैरह होता है, बोल्ड के साथ आप रेगुलर नॉर्मल जो भी करते हैं उसमें न्यूमेरिक कोई वैल्यू दे देते हैं नंबर्स वगैरह में, ये सारी चीजें आपको देना है, बताना है। तो इसके लिए आप एक बार इसकी नोट्स आप जरूर देखें। अगला यहाँ पे लिया गया है कि सीएसएस में का केस सेट करने के लिए किस प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है। केस सेट का मतलब क्या होता है, अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे जो केस होता है जिसको चेंज केस बोलते हैं हम लोग, जो आपका होता है सेंटेंस केस, टॉगल केस, अपर केस, लोअर केस, तो ये आपका होता है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म करके होता है, तो इसको आप लोग यूज करते हैं। ठीक है, अगला यहाँ पे है डिव और स्पैन टैग में क्या अंतर है। तो डिव जो टैग होते हैं ऐसे टैग होते हैं जो क्या होते हैं, एक तरह से कंटेनर होते हैं। अगर आपने डिव टैग लगा दिया है तो डिव टैग जो होता है आपका पूरा का पूरा ये ब्लॉक ले लेता है, और स्पैन टैग जो होता है एक तरह से इनलाइन टैग होता है। ठीक है, तो ये आपके अंदर होते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट अगर आप अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखें तो इसमें अगला क्वेश्चन मैंने रखा हुआ है कि सीएसएस की ओवरफ्लो प्रॉपर्टी का क्या यूज होता है। तो यहाँ पे जो ओवरफ्लो का काम होता है वो, अगर मान लीजिए आपने एक डॉक्यूमेंट्स लिया हुआ है, उस डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कोई और आपने डॉक्यूमेंट लिया है तो उसको आप ओवरफ्लो करा सकते हैं यहाँ से ऊपर वगैरह। नेक्स्ट अगर आप अगला क्वेश्चन देखें तो सीएसएस की आउटलाइन और बॉर्डर प्रॉपर्टी में क्या अंतर होता है। एक बार अंतर आप लोग देख लीजिएगा अपनी नोट्स वगैरह से क्या अंतर दिया गया है। आगे है कि आईडी और क्लास में क्या अंतर होता है। तो आईडी और क्लास में बहुत ज्यादा अंतर होता है, क्योंकि जो आईडी होती है वो आपकी यूनिक होती है। ठीक है, अगर आपने एक जगह पे आईडी का नाम दे दिया है तो आईडी का वह नाम किसी और जगह पे आप दे नहीं सकते हैं, जबकि जो क्लास होती है, क्लास में आप जो नाम देते हैं कोई भी एक नाम, वह नाम आप कई जगहों पे दे सकते हैं। अगला होता है आपका फ्लोट प्रॉपर्टी में कितनी वैल्यू होती है। तो फ्लोट प्रॉपर्टी जो होती है आपकी लेफ्ट और राइट वगैरह होती है, एक तो नॉर्मल डिफॉल्ट ही होती है। नेक्स्ट आप अगले क्वेश्चन की तरफ देखें तो अगला जो क्वेश्चन मैंने लिया हुआ जेड इंडेक्स क्या है। तो जेड इंडेक्स क्या होता है। जेड इंडेक्स का काम होता है, जैसे मान ली एक के ऊपर एक अगर कोई वैल्यू दी गई है, एक के ऊपर एक कुछ दिया गया है, तो कौन सा आपका वैल्यू ऊपर हो, कौन सा आपका इमेज या कौन सा आपका टेक्स्ट वगैरह ऊपर हो, ये आप डिफाइन कर सकते हैं जेड इंडेक्स में। जिसकी ज्यादा वैल्यू होती है वो आपका प्रॉपर्टी आपका ऊपर होता है। नेक्स्ट अगर आप अगले क्वेश्चंस को देखें तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिया सीएसएस का यूज क्या होता है। तो सीएसएस का जो यूज होता है स्पेशली स्टाइल करने के लिए किया जाता है, कि जो भी आपने एचटीएमएल से चीजें बनाई हुई हैं उस एचटीएमएल की चीज को आप थोड़ा सा और स्टाइल और थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे मैंने रखा कि सीएसएस कितने प्रकार का होता है। तो सीएसएस जो होता है आपका वो 3 टाइप से आप इसको यूज कर सकते हैं। एक होता है इनलाइन सीएसएस, एक होता है आपका इंटरनल सीएसएस, और दूसरा होता है आपका एक्सटर्नल सीएसएस। नेक्स्ट आप अगले क्वेश्चंस को देखें तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन मैंने रखा सीएसएस के बारे में बताएं। तो इसके बारे में आपको कुछ बताना होगा कि है क्या। नेक्स्ट आप आगे अगर देखें तो यहाँ पे मैंने फ्रेमवर्क को भी रखा हुआ है कि फ्रेमवर्क होता क्या है उसके बारे में बताएं। तो यहाँ पे जो सीएसएस फ्रेमवर्क है तो आपको बताना होगा W3 इसमें आपका लिया गया है, जिसको जो है W3 स्कूल ने डेवलप किया है। तो आगे यहाँ पे बताया गया कि सीएसएस फ्रेमवर्क को किसने डेवलप किया है। तो इसको किया है W3 स्कूल ने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहाँ पे मैंने रखा है W3 कलर को कितने प्रकार से लगा सकते हैं। तो W3 कलर जो होता है कई जगह पे लगता है। जैसे आप सबसे पहले टेक्स्ट पे लगा सकते हैं, टेक्स्ट के पीछे भी लगा सकते हैं, आप होवर पे लगा सकते हैं, होवर के बैकग्राउंड पे लगा सकते हैं। ये अलग अलग 4 जगहों पे यूज किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखें तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि W3 कंटेनर कितने पिक्सल और किस अलाइनमेंट पे जगह लेता है। तो W3 पिक्सल जो होता है वो आपका W3 कंटेनर जो होता है वो थोड़ा 16 पिक्सल लेता है, और ये आपका लेफ्ट में और राइट से लेता है, ये दोनों तरफ से लेता है। नेक्स्ट अगर आप अगले क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे मैंने अगला जो क्वेश्चन लिया हुआ है वो W3 बॉर्डर में लिया हुआ है। तो W3 बॉर्डर में कितनी क्लासेस होते हैं, लगभग 12 क्लासेस होती हैं। एक बार इसको आप चेक जरूर कर ले कौन कौन सी क्लास हैं। अगला जो यहाँ पे मैंने लिया है W3 फॉन्ट में कितनी क्लासेस होती हैं। तो इसमें 8 क्लास होती है। कौन कौन सी क्लास होती है वो आप एक बार यहाँ पे भी चेक कर लीजिएगा कि कौन कौन सी क्लासेस दी गई हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है वो W3 डिफॉल्ट फॉन्ट नेम का होता है। वर्डेना जो होता है इसको भी मैंने यहाँ पे लिया हुआ है।
नेक्स्ट अगला है W3 टेक्स्ट में सेंटर अलाइन के लिए क्या सिंटेक्स होता है। तो सेंटर अलाइन के लिए आप जो है W3 सेंटर का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप अगले क्वेश्चंस को अगर देखें तो यहाँ पे मैंने अगला जो क्वेश्चन लिया है, CSS फ्रेमवर्क में किसी ऑब्जेक्ट को ब्लर करने के लिए किसका यूज करते हैं। तो ऑब्जेक्ट को अगर ब्लर करना है तो इसके लिए आपको ऑपेसिटी का यूज करना होता है, ठीक। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि W3 CSS में इमेज को कितने तरीके से लगा सकते हैं। तो W3 में आप जो इमेज को कई तरीके से लगा सकते हैं, इसको एक बार देख लीजिएगा। जैसे आप इमेज को राउंड कर सकते हैं, इमेज को सर्कल कर सकते हैं, इमेज के ऊपर टेक्स्ट लिख सकते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अगला अगर आप क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे मैंने रखा हुआ है W3 CSS ग्रिड में मैक्सिमम कितने कॉलम होते हैं। तो एक रो में मैक्सिमम 12 कॉलम होते हैं। अगला क्वेश्चन अगर आप देखिए तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन मैंने जावा स्क्रिप्ट से रखा हुआ है कि जावा स्क्रिप्ट क्या होता है उसके बारे में बताएं। तो ये आपको डेफिनेशन वगैरह थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। अगला अगर आप क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे मैंने रखा जावा स्क्रिप्ट को किसने डेवलप किया हुआ, ब्रेंडन ईच ने डेवलप किया है। इसके बारे में या इसकी हिस्ट्री के बारे में एक बार आप जरूर पढ़ लेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है जावा स्क्रिप्ट को कितने तरीके से लगा सकते हैं। तो इसको आप दो तरीके से लगा सकते हैं, एक होता है एक्सटर्नल और दूसरा होता है इनलाइन कह सकते हैं या इन पेज कह सकते हैं या फिर इंटरनल कह सकते हैं। अगला अगर आप क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे मैंने जावा स्क्रिप्ट के आउटपुट को कितने तरीके से शो करा सकते हैं। तो आप जो है 4 तरीके से शो करा सकते हैं, चाहे वो अलर्ट हो, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID हो या इनर HTML हो। तो इन 4 तरीकों से आप इसको शो करा सकते हैं। अगला अगर आप क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे लेट और वेर कीवर्ड में क्या अंतर होता है, इसके बारे में आपको जानना होगा। इसके बारे में आप एक बार देख लीजिएगा। वेर जो होता है वो पहले यूज होता था, लेकिन अब जो लेट है वो आपका लेटेस्ट में यूज किया जाता है। अगला अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने जावा स्क्रिप्ट में ऑपरेटर के बारे में लिया हुआ कि जावा स्क्रिप्ट में कितने ऑपरेटर होते हैं या यह एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। जैसे आपका अरिथमेटिक हो गया, लॉजिकल हो गया, असाइनमेंट होगा, रिलेशनल हो गया, ये सारे ऑपरेटर्स यूज होते हैं। अगला अगर आप क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे कहा गया है कि जावा स्क्रिप्ट में डेटा टाइप कितने होते हैं। प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव 2 टाइप्स के डेटा टाइप होते हैं। अगला अगर आप क्वेश्चन देखें तो इसमें अगला जो क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है वो JS से लिया है। जावा स्क्रिप्ट में कितने पॉपअप बॉक्स होते हैं। तो सभी को पता होगा, एक होता है आपका अलर्ट, दूसरा होता है प्रॉम्प्ट और तीसरा होता है आपका कंफर्म। ये 3 पॉपअप बॉक्स होते हैं। अगला क्वेश्चन अगर आप देखें यहाँ पे मैंने रखा हुआ है कि जावा स्क्रिप्ट में टाइप कास्टिंग कितनी होती है। तो 3 टाइप कास्टिंग होती है, एक होता है आपका नंबर, एक होता है आपका पार्स इंट, दूसरा होता है पार्स फ्लोट। नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस को अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने लिखा है जावा स्क्रिप्ट में इवेंट कितने होते हैं। कई सारे इवेंट होते हैं। पहला होता है मान लीजिए माउस इवेंट, दूसरा होता है आपका कीबोर्ड इवेंट, तीसरा होता है आपका विंडो इवेंट, चौथा होता है आपका फॉर्म इवेंट। ऐसे कई सारे इवेंट होते हैं। नेक्स्ट आप अगले क्वेश्चंस को देखें तो यहाँ पे मैंने एंगुलर JS के बारे में भी रखा है कि एंगुलर JS क्या होता है। तो ये एक जावा स्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क होता है। नेक्स्ट आप अगले क्वेश्चंस को देखें तो यहाँ पे मैंने रखा कि NG मॉडल का क्या काम होता है। तो NG मॉडल का जो काम होता है, जो आपने बॉक्स में कुछ चीजें लिखी हुई होती हैं उसको क्या करना, डायरेक्टिव होती है एक तरह से NG मॉडल। अगला है आपका एंगुलर JS शुरू करने के लिए किस डायरेक्टिव का यूज करते हैं। तो इसका करते हैं NG ऐप का, ठीक है। अगला है फोटोशॉप क्या होता है उसके बारे में बताएं। तो फोटोशॉप एक फोटो एडिटर सॉफ्टवेयर होता है जो आपकी फोटो वगैरह को एडिट करने के काम आता है। अगला है कि फोटोशॉप में फोटो को कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। कई तरीके इसमें दिए गए हैं सिलेक्शन के लिए। चाहे आपका इसमें आपका मार्की टूल होता है, मार्की में कई सारे टूल्स हैं, जैसे आपका जो है रेक्टेंगुलर है, आपका फिर लेसो टूल है, ठीक है। तो इस तरीके से पेन टूल के माध्यम से भी इमेज को सिलेक्ट करते हैं। कई तरीके से आप इमेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। ब्लर टूल का क्या काम होता है। ब्लर टूल का जो काम होता है वो किसी इमेज वगैरह को ब्लर करने के लिए यूज किया जाता है। अगला अगर आप क्वेश्चन देखें तो कैनवा का दिया गया है, कैनवा किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो कैनवा एक फोटो एडिटर सॉफ्टवेयर या फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट आप अगले क्वेश्चन को देखें तो इसमें अगला जो क्वेश्चन मैंने रखा हुआ है वो रखा है फोटोशॉप के अंदर लिखने के कितने तरीके होते हैं। तो इसमें कई तरीका है। पहला आपका हॉरिजॉन्टल तरीका, दूसरा आपका वर्टिकल तरीका, और साथ ही साथ इसमें आपका कुछ ऐसा टेक्स्ट लिखने के लिए होता है जो आपका थोड़ा सा हाईलाइट ऐसे चलता रहता है। नेक्स्ट आप अगले क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे फिल और स्ट्रोक में क्या अंतर होता है। तो फिल जो होता है आप किसी सर्कल या किसी रेक्टेंगल के अंदर फिल कर सकते हैं, जबकि जो स्ट्रोक होता है उसका ये जो चारों तरफ का बॉर्डर होता है उसको भरने के लिए होता है। नेक्स्ट आप अगले क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे CGI क्या होती है। कॉमन गेटवे इंटरफेस होता है इसका पूरा नाम, इसका क्या काम है, इसका एक बार डिफिनेशन वगैरह पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आप अगले क्वेश्चन को देखें, यहाँ पे है आपका स्टेटलेस और स्टेटफुल प्रोटोकॉल्स क्या होता है, इसको भी आप एक बार यहाँ से देख लीजिएगा। अगला है HTML5 को कैसे डिक्लेयर किया जाता है। तो HTML5 को आप जो है इस तरीके से डिक्लेयर करते हैं। तो एक बार इसका भी सिंटेक्स वगैरह आप क्या करेंगे, देख लेंगे, डॉक टाइप HTML जो होता है।
तो स्टूडेंट्स ये आपकी क्वेश्चंस की सीरीज थी, लगभग मैंने 90 क्वेश्चंस को इसमें कवर किया हुआ था। अगर इस क्वेश्चंस में कोई दिक्कत हो, कोई क्वेश्चंस आपको ना समझ में आया हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मैं उसका आंसर जो है जरूर आपको रिप्लाई करूंगा आपके एग्जाम से पहले। तो स्टूडेंट वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो क्लास में अगले वाइवा के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।